हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज से हम कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान की सभी प्रकार के चैप्टरों का फास्ट रिवीजन करेंगे। हम आशा करेंगे कि जितना भी पेपर आएगा हाई स्कूल का साइंस का, वो इसी फास्ट रिवीजन से संबंधित होगा। तो देर न करते हुए चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन कुछ बहुविकल्पीय होंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी मिलेंगे आप। तो चलिए, अध्याय पहला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस पाठ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा 4 अंक का प्रश्न आना है। जी, अंक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन नहीं है तो खोलते पानी से जल वाष्प बनना, तो बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। अगला, बर्फ का पिघलना और जल बनना, बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। अगला, नमक का पानी में घुलना, बिल्कुल परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। पर एलपीजी का दहन होना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, एलपीजी का दहन होना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? जल, नंबर 1 है जल के बिना होगा, जल के बिना चूने से अभिक्रिया करना। कि दूसरा है जल का बाष्पीकरण। अगला है कपूर के क्रिस्टल का ऊर्ध्वापातन करना। अगला है शुष्क वेब का ऊर्ध्वापातन करना। तो इसका सही आंसर होगा जल के बिना, की नहीं है, यहाँ पे के है, जल के बिना बुझे हुए चूने से अभिक्रिया करना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार से है अगला, 6Fe2O3 प्लस 2Al से अभिक्रिया करके बनना है उसे Al2O3 प्लस में 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, नंबर दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, नंबर अगला है वियोजन अभिक्रिया, नंबर चौथा है विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, चलो दिख नहीं रहा तो ये है। इसका सही आंसर होगा आपका, क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा सही ऑप्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार से है क्वेश्चन नंबर चौथा, C1H2 का योग तथा O2 का ह्रास कहलाता है। मतलब 7H2, ठीक है, H2 मतलब ना जल का ह्रास होना, मतलब जल के अवयव जुड़ना, तथा O2 का ह्रास होना मतलब कमी आना उसमें, तो कहलाता है नंबर 1 ना अपचयन अभिक्रिया, नंबर दूसरा है उपचयन अभिक्रिया, नंबर अगला रेडॉक्स अभिक्रिया, अगला है संक्षारीय अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया सॉरी। तो इसका सही आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया। कौन सा है? ऑप्शन नंबर पहला होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषण होता है तो शोषी होती है, उत्सर्जन होता है तो क्षेपी होती है। तो अवशोषण होता है इसलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर है। तो ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6वां, कि निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? अब रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, रंग में परिवर्तन लाना या आना नहीं है, ये नहीं है। अगला दूसरा है गैस का उत्सर्जन होना, तीसरा है तापमान में परिवर्तन आना या होना, अगला है आकार में परिवर्तन होना। तो इसका सही आंसर क्या है? आकार में परिवर्तन होना, यही इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7वां है, खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की अभिक्रिया है। मतलब कौन सी अभिक्रिया है? तो खाद्य पदार्थ का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना
विकल्प है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अगला है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, अगला है थर्मेट अभिक्रिया, अगला है ऊर्जा परिवर्तन के बिना अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, जो कि विकल्प नंबर तीसरे में स्थित है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। और क्वेश्चन नंबर अगला है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 1 है एक्वा रेजिया, अगला है दूसरा है सांद्रण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अगला है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अगला है इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर, जब भी धातुओं की बात की जाए सोने की, प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम होता है एक्वा रेजिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन में? 2 में अभिकारक। अगला है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकल्प में है ताप में परिवर्तन आने से, कि विकृत गंधिता होने के कारण, अगला है जंग लगने, अगला है इसमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर का विकृत गंधिता होने के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से हम सॉरी आगे चलते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि 4 नंबर का आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, मतलब पहला क्वेश्चन क्या है? वायु में जलाने से पूर्व, पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या लिखा है जी? ऑक्साइड लिखा है। ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्साइड से क्रिया करने से रोकती है। तो यही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1 पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। नंबर दूसरे में लिखना है अब ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो इसका सही आंसर है पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र होगा, पहले का पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, सूत्र होता है इसका CaO। और दूसरा है ऊपर दूसरा क्वेश्चन का आंसर है ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया। तो जल के साथ अभिक्रिया का CaO मतलब चूना होगा, प्लस में H2O जल के साथ अभिक्रिया करके बन गया CaOH का होल टॉइस प्लस ऊष्मा, ये इसका समीकरण बन गया यार, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? उदाहरण दीजिए और लिखिए। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है उसका CH4 प्लस में 2O2 से अभिक्रिया क्या CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा लिखी है जी, क्या लिखी है? ऊष्मा लिखी है ATK मतलब ATP होता है, ये क्या होता है? ATP। तो इसी प्रकार से अगले का है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब ऊष्मा का ह्रास होता है, वह है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। एक वह है ना, इसका उदाहरण है 2PB कोष्टक NO3 का होल ट्वाइस से अभिक्रिया करके 2PbO प्लस में 4NNO2 प्लस में O2, यही इसका क्या होगा? उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है अपना
अगला है ऊष्मा को अगला क्वेश्चन अपना है श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो उत्तर होगा उसका श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा भी कह सकते हैं निकलती है, अतः इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो इसी प्रकार से ये है विस्थापन अभिक्रिया। उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को अपने लवण से पृथक करके उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। मतलब विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को अपने लवण से पृथक करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो यही अंतर है। इसके समीकरण इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया के Fe+CuSO4 से अभिक्रिया के FeSO4 प्लस में Cu। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण है ये टाइपिंग में शायद गलती हो गई इसमें, है ना। चलो कोई बात नहीं है, ये नीचे का पढ़ लेता है। Na2SO4 प्लस BaCl2 से अभिक्रिया करके 2NaCl प्लस में BaSO4 बनाता है। तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है। अभिक्रिया किससे कहते हैं, समीकरण दीजिए। तो उत्तर होगा इसका वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है तथा दूसरे अभिक्रिया का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका उदाहरण होगा Fe2O3 जिसे हम अपचयित कहते हैं, प्लस में 3CO से उपचयित करके अभिक्रिया कराई गई तो बनेगा 2Fe प्लस में 3CO2। खत्म। अगला क्वेश्चन है अगला 11वां क्वेश्चन, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो बिल्कुल हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर का Cu और ऑक्साइड का O गर्म कर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करती है। हाइड्रोजन गर्म करके हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो इसकी तरह भूरे रंग हो जाता है। तो इसका भूरा रंग हो जाता है। तो इसी को जैसे CuO प्लस में H2 मतलब जल डालोगे उसमें क्रिया कराई गई तो Cu प्लस H2O बनेगा। इसी प्रकार से आगे भी है। आगे हमारा इस अभिक्रिया में Cu से ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है और H2O में ऑक्सीजन जुड़ जाती है जो क्रमशः गलत लिखा है, वो जैसा नहीं दूसरा सा है ना, क्रमशः अपचयन और उपचयन है, अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है या जाती है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो उत्तर होगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरल सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसलिए विलयन रंग बदल जाता है या विलयन का रंग बदल जाता है। तो इसका जो सूत्र होगा CuSO4 प्लस Fe, जिस प्रकार से लोहा मिला इसमें तो बन जाए FeSO4 प्लस में Cu। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन,
कुछ समीकरण संतुलित करना है 13वीं में। चलिए, तो इसका है कैल्शियम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनाता है। हम क्षमा चाहते हैं यदि कोई भी त्रुटियां हो जाती हैं उसमें, क्योंकि टाइपिंग में जो भी त्रुटियां हो जाती हैं तो उसे बाद में हम सुधार देंगे इसे, है ना। जैसे कैल्शियम में है ना, ये गलती है, कैल्शियम गलत लिखा है ना, लेकिन कुछ आप एडजस्ट कर लिया करो, है ना। हम इसमें भी सुधार लाएंगे। चलो अगला, चलो जी कलर ले लेता हूँ। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करा के कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल बनता है। तो जो उसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, Ca कैल्शियम OH का होल ट्वाइस प्लस में CO2 को आपस में मिलाने से जो अभिक्रिया बनेगी वो बनेगी CaCO3 प्लस में H2O। अगला दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक प्लस में सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया क्या होगी, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर होता है, तो जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर हो गया जी। अगला है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड से क्रिया करा के एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर बन जाता है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड कॉपर बन जाता है। इसी प्रकार से अगला है हमारा बेरिलियम क्लोराइड प्लस में पोटेशियम सल्फेट से को आपस में मिलाकर, तो बेरिलियम क्लोराइड प्लस में कॉपर व पोटेशियम सल्फेट को मिलाकर इससे क्रिया करवाई तो बन गया हमारा क्या, बेरिलियम सल्फेट। तो बेरिलियम सल्फेट प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। तो इसी प्रकार से 13वां क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14वां है, दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्यों। तो उत्तर होगा इसका दवा की बोतल अधिकांश रंगीन होती है क्योंकि दवाएं प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाती हैं और विषैली हो जाती हैं, अतः इसे रोकने हेतु दवाओं की बोतल रंगीन रखते हैं। तो यही उसका आंसर होगा। और बस लास्ट क्वेश्चन और बचा है, शायद तो लास्ट क्वेश्चन आपका जी 15वां क्वेश्चन। और इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने सभी क्वेश्चन लिए। तो इसमें संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। जैसे कि अपन हाइड्रोजन संतुलित करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण को करते हैं कि नहीं करते हैं, क्यों आवश्यक है। तो उत्तर होगा उसका संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं उत्पादकों के कुल द्रव्यमान समान हों, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब हमें इस तरफ दायां पक्ष भी समान रखना चाहिए और बायां पक्ष भी समान रखना चाहिए। यदि हम बायां पक्ष से दायां पक्ष की हो जाते हैं तो बायां पक्ष भी हमें समान लेना चाहिए और उसी के अनुसार दायां पक्ष भी हमारा समान ही होना चाहिए, तभी समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। यदि आप ऐसा नहीं कहते तो फिर गलत हो जाएगा। अगला, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के प्रतिपादक के रूप में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो आपके जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे इस चैप्टर में हमने पूरे क्वेश्चन को कवर कर लिए। इन क्वेश्चन को इस वीडियो को दाएं पे दाएं देखना ताकि आपको यह क्वेश्चन याद हो जाएं। कल हम दूसरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे इम्पोर्टेंट, हम सभी क्वेश्चनों को तथा बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी लाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिस प्रकार हमने लिख रखा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। माफ़ी चाहते हैं यदि इस वीडियो में कुछ त्रुटियां रह गई हों, उसके लिए सॉरी। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार से हम अगला वीडियो ले आएंगे। जो फर्स्ट वीडियो हो गया, अगला है पहले अध्याय का होगा, अगला सेकंड अध्याय का ले आएंगे। जो भी अध्याय है उसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न भी ले आएंगे और क्वेश्चन आंसर भी ले आएंगे जो उसमें बनते हों इम्पोर्टेंट। थैंक यू।
फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।